हेलो एवरीवन, आप सभी का अपनी यूट्यूब क्लासेस निहारिका क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और मेरी क्लासेस का आप फिर मेरी क्लासेस से आपकी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन हेल्प भी मिल रही होगी। चलिए इसी तरह के आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। और जो हमारी पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था मेमोरी डिवाइस वाला चैप्टर, तो मेमोरी की डिवाइस वाले चैप्टर में कल हमने देखा था कि मेमोरी क्या होती है और मेमोरी डिवाइस कौन कौन सी होती है। फिर हमने देखे थे कि मेमोरी यूनिट क्या होती है, हमने सारी मेमोरी यूनिट्स को देखा था। उसके बाद में हमने देखा था कि मेमोरी की कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ मेमोरी को हमने देखा। तो जो हमने टाइप्स ऑफ मेमोरी स्टार्ट की थी, तो टाइप्स ऑफ मेमोरी के अंदर हमने स्टार्ट कर लिया था कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो आज उससे आगे ही हमें क्लास को स्टार्ट करना है। हमने कल प्राइमरी मेमोरी से भी स्टार्ट कर लिया था, प्राइमरी मेमोरी में भी हमने रैम तक पढ़ लिया था। तो अब उसके आगे स्टार्ट करना है, तो फटाफट से क्लास में आ जाइए और स्टार्ट करते हैं हम हमारी उससे आगे की क्लास। चलिए, तो कल हम लोग जो है हम पढ़ रहे थे इसके अंदर मेमोरी का टाइप, और मेमोरी का टाइप कौन सा पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी जो है हम स्टार्ट किया था, और प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो हमने स्टार्ट किया वो किया था रैम। भाई प्राइमरी मेमोरी जो है वो दो प्रकार की थी। प्राइमरी मेमोरी की यदि हम बात करें तो प्राइमरी मेमोरी को हमने पढ़ा था कि भाई ये दो प्रकार की होती है। एक इसमें होती है रैम मेमोरी और एक इसमें होती है रोम मेमोरी। ठीक है, तो कल हमने जो स्टार्ट की है वो स्टार्ट की है रैम मेमोरी। रैम मेमोरी के बारे में काफ़ी कुछ हमने चर्चा भी की थी, और रैम मेमोरी से रिलेटेड की प्रश्न किस प्रकार के वहाँ एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिल सकते हैं, उन सब की हमने चर्चा की थी। आज रैम मेमोरी के बारे में उसके टाइप्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रोम मेमोरी को। उससे पहले जो कल हमने पढ़ा था उसको एक जस्ट 2 मिनट के लिए हम रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आज का चैप्टर जो है वो हमें और ईजिली समझ में आ जाए। चलिए, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल की प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी किसे कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये डाटा जिस मेमोरी के पास पहुंचता है वही मेमोरी हमारी क्या कहलाती है? प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी जो है कंप्यूटर के निर्माण के समय ही उसमें लगा दी जाती है, इस कारण से भी इसको प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और डाटा सबसे पहले पहुंचता ही इसी मेमोरी के पास है, इस कारण से इसको मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। और इसकी तुलना की जाए सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस से, तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसकी स्पीड तेज़ होती है सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में। चलिए, तो यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि रैम क्या होती है। तो रैम के लिए हमने पढ़ा कि भाई रैम जो है इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और फिर कल मैंने आपको बताया था कि भाई कंप्यूटर में किसी भी डाटा को एक्सेस करने के 2 तरीके होते हैं, कि डाटा को आप क्रमबद्ध रूप से पढ़ रहे हैं, क्रमबद्ध रूप से डाटा एक्सेस हो रहा है तो उसको हम कहते हैं सिक्वेंशियल। ठीक है, और अगर डाटा क्रमबद्ध रूप से नहीं हो रहा है तो फिर वो कहलाता है पैरेलल, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब डाटा को सिक्वेंशियल एक्सेस की बात करें तो सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है कि अगर आपने कोई 5 सॉन्ग सुनने हैं और आपने किसी मेमोरी डिवाइस में वो 5 सॉन्ग स्टोर किए हैं, तो वहाँ पर तीसरे नंबर का सॉन्ग सुनने के लिए आपको पहले फर्स्ट और सेकंड नंबर का सॉन्ग भी सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है तीसरा सॉन्ग सुन सकते हैं। तो इस तरीके से जो डाटा एक्सेस हो रहा है वो हो रहा है क्रमबद्ध। तो ये डाटा एक्सेस क्रमबद्ध तरीके से कहलाता है, इसको हम कहते हैं सिक्वेंशियल डाटा एक्सेस कहते हैं। और यदि हम जो है डायरेक्ट तीसरे नंबर का सॉन्ग सुन सकते हैं तो उसको हम फिर हम नॉन सिक्वेंशियल डाटा एक्सेस कहेंगे। ठीक है, कि जहाँ पर हमें क्रमबद्धता की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडम का मतलब है कि यहाँ पर डाटा को एक्सेस करने के लिए हमें उसको सिक्वेंशियल रूप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्रमबद्ध रूप में इसमें डाटा एक्सेस करने की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण से इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, यानी रैंडमली हम कहीं से भी कुछ भी सॉन्ग उठाकर सुन सकते हैं, कहीं से भी कोई भी डाटा उठा के पढ़ सकते हैं। एक क्रमबद्ध रूप से डाटा को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, फिर हमने बात की थी कि रैंडम एक्सेस का दूसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है कंप्यूटर में, जब भी हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा इनपुट करते हैं तो वो इनपुट डाटा सबसे पहले इस रैम मेमोरी के पास ही पहुंचता है। रैम मेमोरी के पास से सबसे पहले डाटा पहुंचता है, लेकिन इसकी एक कमी है कि जैसे ही कंप्यूटर में पावर सप्लाई ऑफ होती है, इस रैम में आया हुआ डाटा भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इस कारण से इसको अस्थायी मेमोरी यानी टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं।
फिर हमने देखा कि अस्थायी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है। तो जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होता है, डाटा सारा नष्ट हो जाता है, तो हमें फिर से नया डाटा इसमें क्या करना पड़ता है, भरना पड़ता है। फिर से नया डाटा हमें इनपुट करना होता है और इनपुट किए गए डाटा में हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, परिवर्तनशील, यानी कि ये जो मेमोरी है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, परिवर्तनशील मेमोरी है। चलिए, यहाँ तक की चर्चा कल हमने हमारी क्लास में कर ली थी। आज हम रैम के बारे में एक पॉइंट और लिखेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे इसके टाइप्स। रैम के बारे में एक चीज़ हमें ये लिखनी है कि रैम में डाटा को रीड और राइट किया जा सकता है। रीड एंड राइट किया जा सकता है। रीड या राइट किया जा सकता है। रीड एंड लिखिए, रीड एंड राइट किया जा सकता है। अब इसका क्या मतलब है भाई, रीड एंड राइट किया जा सकता है का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप इसमें डाटा को आप भर सकते हैं और उसको वापस एक्सेस भी कर सकते हैं। और आप चाहो तो इसमें से जो डाटा आपने इनपुट किया है, उस इनपुट डाटा में आप चेंज भी कर सकते हो। तो देखो कि डाटा को लिखना वो तो हो गया रीड करना, और अगर उस डाटा में आप किसी प्रकार से कुछ चेंज कर सकते हो तो वो कहलाता है राइट करना। इस बात को सुनना कि जैसे आपने कंप्यूटर पे आप बैठे और आपने कीबोर्ड से मान लीजिए अपना नाम ही टाइप किया, और आपने जैसे नाम में कुछ भी टाइप कर दिया, जैसे कि आपका मान लीजिए राहुल शर्मा नाम है या विजय सैनी नाम है, तो आपने अपना नेम टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद में आपको लगा कि शायद जो आपके सरनेम की स्पेलिंग है वो रॉन्ग हो गई, तो आप उस स्पेलिंग को इरेज करके फिर से क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार आपने पहले डाटा को रीड किया, मतलब डाटा इनपुट किया, और देन उसमें दोबारा आपने परिवर्तन भी किया। तो इस कारण से कहते हैं कि जो रैम मेमोरी होती है उसमें डाटा को रीड एंड राइट दोनों काम किए जा सकते हैं। रीड एंड राइट दोनों काम किए जा सकते हैं, यानी कि जो लिखा हुआ डाटा है उसमें भी हम फिर से क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो रैम मेमोरी में डाटा को रीड राइट किया जाता है। चलिए, अब देखते हैं रैम मेमोरी के टाइप्स। अगर रैम मेमोरी की मैं बात करूं तो रैम मेमोरी के होते हैं 2 टाइप्स की। रैम मेमोरी जो है वो होती है 2 टाइप्स की। 2 टाइप्स कौन कौन से? एक होता है एसडी रैम, एक होती है एसडी रैम और एक होती है डी रैम। ठीक है, एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। ठीक है, अब एस रैम का मतलब क्या होता है? एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। अगर डी रैम की हम बात करें तो डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इन दोनों का मतलब समझना। इन दोनों के मतलब की हम बात करें तो सबसे पहले कि स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है और डायनेमिक का मतलब क्या होता है। एक ऐसी मेमोरी जिसको कम रिफ़्रेश करना पड़े, मतलब जिसको बार बार रिफ़्रेश करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती हो, और जिसकी स्पीड भी क्या हो, तेज हो। अगर रिफ़्रेश ही कम करना पड़ रहा है तो इसका मतलब उसकी स्पीड भी तेज होगी। अब सुनना कि भाई कम रिफ़्रेश करना पड़ रहा है, इसका मतलब वो ड्रड होके बैठी है, वो कठोर होके बैठी है, वो अपने अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन बार बार नहीं चाहती है। इसी कारण से इसको कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक का मतलब होता है कि दृढ़, कठोरता। ठीक है, यानी स्थिर रूप, कि स्थिर है ये, इसमें किसी प्रकार का चेंजेस बार बार नहीं होगा। ठीक है, और एक होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ेगी, और बार बार अगर किसी चीज़ को रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ रही है तो इसका मतलब उसकी गति भी क्या होगी, उसकी स्पीड भी क्या होगी, धीमी होगी। बात समझ में आई आपको? तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है उसमें डाटा को एक्सेस करने की स्पीड तेज होती है, प्लस ऐसी मेमोरी को हमें रिफ्रेश कम करना पड़ता है। और डी रैम की हम बात करें तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, और इसकी जो स्पीड है एस रैम की तुलना में धीमी होती है। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं दोनों के बारे में। अंतर आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए, तो एस रैम के लिए लिखिए, इस प्रकार की मेमोरी को कम रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की मेमोरी को कम रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। इस मेमोरी की गति
इस मेमोरी की गति किसकी, डाटा एक्सेस करने की गति है ना, इस मेमोरी की डाटा एक्सेस करने की गति, डाटा एक्सेस करने की गति डी रैम की तुलना में अधिक होती है, डी रैम की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, चलिए, और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम क्या लिखेंगे कि इस प्रकार की मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। और ऐसी मेमोरी जो है इसकी गति एस रैम की तुलना में कम होती है, गति एस रैम की तुलना में कम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने आज रैम के टाइप्स भी देख लिए हैं। तो रैम के टाइप्स दो प्रकार की होती है रैम एक होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। एस रैम का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम जो है इस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, इस कारण से कम रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, इस कारण से इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। जबकि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसकी जो स्पीड है वो एस रैम की तुलना में थोड़ी कम होती है। तो चलिए आप लीजिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट और उसके बाद हम आगे देखते हैं रोम को। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रोम मेमोरी के बारे में कि भाई रोम मेमोरी क्या है और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है और किस तरीके से जो है रोम मेमोरी जो है रैम मेमोरी से अलग है, क्या ऐसी दोनों में डिफरेंस है या क्या ऐसी दोनों में समानता है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रोम मेमोरी के बारे में कि रोम मेमोरी क्या है। चलिए हम जो अब पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट प्राथमिक मेमोरी जिसका नाम है रोम की यदि हम बात करें तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी इसका मतलब ये होता है कि इसमें जब आपने डाटा एक बार स्टोर कर दिया है तो उसके बाद अब उस डाटा में किसी भी प्रकार का आप परिवर्तन नहीं कर सकते, या ऐसे समझ लीजिए कि जो डाटा रोम मेमोरी में जाके स्टोर होता है उसमें हम किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं कि जो डाटा इसमें डाला गया है उसको आप सिर्फ पढ़ सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते हो। और मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में कभी भी किसी मेमोरी से डाटा को हटाकर नया डाटा डालना, यानी कि आपने परिवर्तन किया है, वो परिवर्तन कहलाता है राइट करना। कंप्यूटर की शब्दावली होती है राइट का मतलब होता है कि जो पहले से डाटा है उस डाटा में आप किसी प्रकार का परिवर्तन कर रहे हो, या तो उसको आप पूरी तरह से हटाकर उसकी जगह कुछ नया डाटा आप अंदर डाल रहे हो, तो वो कहलाता है राइट करना। और जो पहले से डाटा डला हुआ है सिर्फ आप उसको पढ़ पा रहे हो, उसको एक्सेस कर पा रहे हो, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो वो कहलाता है रीड करना। ठीक है, तो देखिएगा कि इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें डाटा एक बार ही डाला जाता है, उसमें फिर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जाता है, इस कारण से इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब अगर इसकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसकी रैम मेमोरी से तुलना करें तो रैम में तो डाटा क्या होता था, रीड एंड राइट दोनों होता था। रैम में डाटा रीड एंड राइट दोनों किया जा सकता था, लेकिन इस रोम मेमोरी में सिर्फ डाटा रीड किया जाता है। तो हम यहाँ पे पहला ही पॉइंट ये लिखेंगे कि रोम मेमोरी में डाटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है। रोम मेमोरी में डाटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर दूसरा पॉइंट कि भाई जब
आप जब हमारा डाटा रैम से रोम के पास पहुंच जाता है, कंप्यूटर में जब आप स्टार्ट करके कुछ काम करते हो तो सबसे पहले डाटा जाता है रैम मेमोरी के पास में, ठीक है। लेकिन रैम मेमोरी के डाटा की एक कमी है कि पावर सप्लाई बंद होते वो सारा डाटा नष्ट हो जाता है। लेकिन पावर सप्लाई बंद नहीं है तो फिर रैम से वो डाटा तुरंत कहाँ जाता है, रोम मेमोरी के पास। जब एक बार रोम मेमोरी के पास डाटा पहुँच जाता है तो फिर आपका कंप्यूटर बंद भी हो जाए, यानी पावर सप्लाई बंद हो जाए, तो रोम मेमोरी में वो डाटा सेव रहता है, सुरक्षित रहता है, वहाँ से वो डाटा नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर रोम मेमोरी का सेकंड पॉइंट आता है कि कंप्यूटर में पावर सप्लाई बंद होने पर भी रोम मेमोरी में डाटा सुरक्षित रहता है। इस कारण से इसे स्थायी अर्थात परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं या परमानेंट मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर हमारी रैम मेमोरी जो कि एक टेम्परेरी मेमोरी थी, अस्थायी मेमोरी थी, वहीं पर जो हमारी रोम मेमोरी है वो एक स्थायी तथा परमानेंट मेमोरी है। तो दोनों में अंतर पता चल गया। चलिए अब दूसरी बात कि जहाँ पर रैम में आप है ना किसी भी डाटा में कुछ परिवर्तन कर सकते थे, इस कारण से उसको परिवर्तनशील यानी वॉलेटाइल मेमोरी कह रहे थे। जबकि रोम में एक बार डाटा को इनपुट करने के बाद में रोम में जो डाटा चला जाता है उसमें हम किसी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते, इस कारण से इसको कहते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि अपरिवर्तनशील मेमोरी। तो यहाँ लिखेंगे रोम मेमोरी एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि अपरिवर्तनशील मेमोरी है, ठीक है। यानी कि अपरिवर्तनशील मेमोरी है, इसमें डाटा मतलब अर्थात इसमें हम डाटा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो लिख लीजिए यहाँ पे कि डाटा में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। डाटा में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए, तो ये रोम मेमोरी के हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। नेक्स्ट हम बात करें तो रैम और रोम में एक ही समानता है कि दोनों प्राइमरी मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है, और दोनों जो है अर्धचालक पदार्थ यानी सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन की बनी चिप होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी लिख लेंगे कि रोम एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, रोम एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन से निर्मित चिप होती है, ठीक है। चलिए, तो ये रोम मेमोरी के लिए हमने इंपॉर्टेंट लाइंस देखी कि फर्स्ट ऑफ ऑल रोम मेमोरी में जो है डाटा को सिर्फ रीड किया जाता है। डाटा एक बार इसमें भरा जाता है, उसके बाद आप उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ रीड किया जाता है, इसी कारण से इसकी फुल फॉर्म में भी क्या है, रीड ऑनली मेमोरी। कंप्यूटर में पावर सप्लाई बंद होने पर रोम मेमोरी में डाटा सुरक्षित रहता है, इस कारण से इसे स्थायी अर्थात परमानेंट मेमोरी कहते हैं। रोम मेमोरी एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है यानी अपरिवर्तनशील मेमोरी है, क्योंकि डाटा में हम किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। रोम एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन से बनी चिप होती है, ठीक है। तो रोम मेमोरी के बारे में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स देख ली है। आप फटाफट से क्विकली इसका 2 सेकंड में स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम इसके पढ़ते हैं कि रोम के टाइप्स कैसे होते हैं। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हम नेक्स्ट
चलिए हम नेक्स्ट जो है, अब हमें ये देखना है कि रोम के बारे में और क्या हम इसकी जानकारी या इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट्स लाइंस और हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती हैं। चलिए, तो अब एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो हमारी रोम मेमोरी है, रैम हो चाहे रोम हो, दोनों ही हमारी प्राइमरी मेमोरी है। और जब कंप्यूटर बनाए जाते हैं तो कंप्यूटर के निर्माण के समय ही इन दोनों मेमोरी को चिप के रूप में हमारे सीपीयू के अंदर लगाया जाता है। तो ये पहले से निर्मित होकर आती है कंप्यूटर के अंदर। फिर हम बात करें जो हमारी रोम मेमोरी है, इसके निर्माण के समय ही, रोम मेमोरी के निर्माण के समय ही डाटा या कुछ निर्देशों को रोम मेमोरी को जब बनाया जाता है तो इस रोम मेमोरी के निर्माण के समय ही डाटा या कुछ निर्देशों को पहले से ही इस पे क्या कर दिया जाता है, पहले से ही इस पे सेव कर दिया जाता है, सुरक्षित कर दिया जाता है। ठीक है, और वही डाटा, वही निर्देश जो है हम पढ़ते हैं, इसमें फिर दोबारा हम किसी प्रकार का डाटा नहीं डाल सकते हैं ना। तो इसके निर्माण के समय जो डाटा निर्देश डाले गए हैं वही हमें पढ़ने हैं, उसके अलावा हम इसके अंदर और कुछ चेंज नहीं कर सकते। इस कारण से भी ये जो है डाटा रीड करने के काम आती है, डाटा को राइट करने के काम नहीं आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हम लाइन लिखेंगे कि रोम में संग्रहित, रोम के लिए ही हम लिख रहे हैं, रोम मेमोरी हम पढ़ रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी में हम पढ़ रहे हैं रोम मेमोरी। रोम मेमोरी का नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि रोम में डाटा को संग्रहित वे पढ़ा, डाटा को संग्रहित एक सेकेंड, रोम मेमोरी में, एक मिनट आप ऐसे लिखिए, रोम मेमोरी में डाटा को संग्रहित किया जा सकता है और संग्रहित डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है, संग्रहित डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है। ठीक है, चलिए ये लाइन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात करें तो जो हमारी रोम मेमोरी होती है, इस रोम को मैंने आपको बताया कि जब इस रोम चिप को बनाया जाता है तो कुछ डाटा या निर्देश या कुछ प्रोग्राम इसमें पहले से ही सेव कर दिए जाते हैं। ठीक है, आपको पता है ना प्रोग्राम क्या होता है। मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ कि निर्देश, हम जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं ना, तो सबसे पहले निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम। ठीक है, फिर प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, प्रोग्रामों का समूह कहलाता है आपका सॉफ्टवेयर। ये चीज़ तो आपको रट लेनी है कि कंप्यूटर में दिए गए निर्देश, और जब निर्देशों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो वो कहलाते हैं प्रोग्राम। और जब ग्रुप ऑफ प्रोग्राम होता है यानी प्रोग्रामों का समूह होता है तो वो मिलकर बनता है सॉफ्टवेयर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो आपको कंफर्म हो गया कि जब इस रोम का निर्माण किया जाता है, इस रोम को जब बनाया जाता है तो उसी समय इसमें कुछ प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर लगा दिए जाते हैं। तो लिखिए यहाँ पर कि रोम में इसके निर्माण के समय ही सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम फर्मवेयर के रूप में स्टोर कर दिए जाते हैं। चलिए, तो अब आपके सामने एक शब्द और नया आ गया यहाँ पे कि भाई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये फर्मवेयर क्या है तो समझना। फर्मवेयर एक्चुअल में होता क्या है। अगर हम फर्मवेयर की बात करें तो फर्मवेयर जो होता है सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर का मिला रूप, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर से निर्मित कोई भी चीज़ क्या कहलाएगी, फर्मवेयर। अब सॉफ्टवेयर तो क्या होते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे प्रोग्राम जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन हाथों से छू नहीं सकते हैं ना, छू नहीं सकते। तो जिसको छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर क्या होते हैं कि ऐसे उपकरण जिसको हम देख भी सकते हैं, जिसको हम छू भी सकते हैं। जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप देख सकते हो वो तो हार्डवेयर है, लेकिन जिसको आप सिर्फ देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते वो होते हैं सॉफ्टवेयर। तो जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। अब सुनना कि आपकी जो ये रोम है, ये रोम क्या है, एक सिलिकॉन की बनी अर्धचालक चिप होती है। तो आप उस चिप को तो हाथ में ले सकते हो ना, फिजिकली आप उस चिप को टच कर सकते हो। तो
वो चिप है जो कि एक हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर पे आप किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। तो हार्डवेयर पे उस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को स्टोर करने के कारण वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर हो गया, और उसी कारण से इसको हम क्या कहते हैं, फर्मवेयर। क्या कहते हैं, फर्मवेयर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से फर्मवेयर कौन सी मेमोरी होती है, तो रोम मेमोरी आपकी किसका उदाहरण है, फर्मवेयर का उदाहरण है। अब अपन देख लेते हैं कि भाई जब ये रोम का निर्माण किया गया, इस रोम चिप को जब बनाया गया, तो इस पर जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम लगाए गए वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम क्या कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लाइन आप लिखिए कि रोम पर फर्मवेयर के रूप में, रोम पर फर्मवेयर के रूप में बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब बायोस क्या है, बायोस एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार के प्रोग्राम है ना। तो रोम पर फर्मवेयर के रूप में बायोस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को स्टोर किया जाता है। ठीक है, चलिए अब भाई बायोस क्या है, ये प्रोग्राम क्या काम करते हैं हमारे कंप्यूटर में। सुनना कि आप कंप्यूटर को जब ऑन करते हो तो कंप्यूटर की ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कंप्यूटर की ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग, जो कि हमने हमारे पिछली क्लास में पढ़ा है। बूटिंग जो है, बूटिंग एक्चुअल में क्या होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग प्रक्रिया कहलाती है। और बूटिंग प्रक्रिया भी दो प्रकार की होती है। जब आप कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को प्लग से स्टार्ट करते हैं, तो प्रथम बार जो कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है उस समय जो है कंप्यूटर के अंदर लगा ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो बायोस है आपका एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये जब हम सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन हमें यह याद रखना है कि बायोस एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर जो है रोम चिप पे लगा होता है। ठीक है, तो जैसे आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया तो कंप्यूटर के अंदर लगा ये बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक्टिव होता है, और इस सॉफ्टवेयर या इस प्रोग्राम में ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि चेक करता है कि इनपुट डिवाइस सही तरीके से कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, आउटपुट डिवाइस सारे तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही है। मतलब कंप्यूटर के सारे उपकरणों को चेक करने के जो निर्देश होते हैं वो किस वाले सॉफ्टवेयर में होते हैं, बायोस के अंदर होते हैं। बायोस में ये इंस्ट्रक्शन होते हैं कि सारी इनपुट डिवाइस को चेक करना है, सारी आउटपुट डिवाइस को चेक करना है, कौन सी डिवाइस सही से काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। जो नहीं कर रही है उसका इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाया जाए। ठीक है, तो बायोस जो है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इनपुट डिवाइस को चेक करती है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस को चेक करने के जो निर्देश होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम के अंदर होते हैं, वो होते हैं बायोस के अंदर। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बायोस क्या है, तो बायोस एक प्रकार का प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है जो कि रोम चिप पे लगा होता है, और इसके लगे होने के कारण ही हम इसको क्या कहते हैं, रोम को फर्मवेयर भी कहते हैं। चलिए, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि रोम मेमोरी में कंप्यूटर की रोम में कंप्यूटर के स्टार्ट करने की प्रक्रिया, बूटिंग, कंप्यूटर के स्टार्ट करने की प्रक्रिया बूटिंग के भी निर्देश संरक्षित होते हैं। समझ में आ गया आपको कि कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश भी किसके पास होते हैं, रोम मेमोरी के पास। ठीक है, चलिए तो ये दोनों चीज़ें, मतलब जो ये वाली स्लाइड है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसे प्रश्नों का राज छुपा हुआ है जो कि मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है क्या रोम एक फर्मवेयर है, तो बिल्कुल रोम एक फर्मवेयर है। फर्मवेयर होने का कारण क्या है कि ये सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों का रूप है। रोम एक चिप होती है जो कि हार्डवेयर है, उस पर हमने एक सॉफ्टवेयर को लगाया है। ठीक है, फिर हमने कि भाई इसमें जो है केवल डाटा को पढ़ा जा सकता है। फिर हमने देखा कि इसके अंदर बायोस, तो पूछा जा सकता है प्रश्न कि कंप्यूटर में बायोस प्रोग्राम कहाँ संरक्षित होते हैं, तो रोम मेमोरी के अंदर संरक्षित होते हैं। बायोस क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है,
चलिए, फिर रोम में कंप्यूटर के स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। तो बूटिंग के निर्देश भी कहाँ होते हैं? रोम मेमोरी में होते हैं। बूटिंग हम पहले पढ़ चुके हैं कि बूटिंग होती है 2 टाइप्स की, एक होती है कॉल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। तो वार्म बूटिंग, भाई कॉल्ड बूटिंग कौन सी? जब आप कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करते हो। और वार्म बूटिंग कौन सी? जब आपका कंप्यूटर चलते चलते अगर बीच में हैंग हो गया है तो उसको आप फिर से रिफ्रेश करते हो, यानी दोबारा उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हो, वो कहलाती है वार्म बूटिंग। चलिए, तो यहाँ तक आपको रोम के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो समझ में आ गए होंगे। और आप फटाफट से 2 सेकंड में इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देन हम अब आगे पढ़ेंगे कि रोम के टाइप्स कितने होते हैं, रोम कितने प्रकार की होती है। चलिए, आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं रोम के प्रकार। रोम के प्रकार देखिए, रोम के टाइप देखते हैं और रोम के टाइप्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी सेकेंडरी मेमोरी। चलिए, क्लासेस को कंटिन्यू रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन इज़ अ मस्ट। क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे आपकी हर चीज़ उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और आप एग्ज़ाम में, मतलब आपकी मेहनत जो है एग्ज़ाम में सफल होने के बहुत करीब होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अब रोम के प्रकार या टाइप्स ऑफ रोम। टाइप्स ऑफ रोम। चलिए, रोम के प्रकार की यदि हम बात करें तो रोम होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? रोम होती है 3 प्रकार की। रोम के प्रकार की यदि हम बात करें तो रोम होती है 3 प्रकार की, और उसमें भी हम देखेंगे कि वर्तमान में हम किस रोम का सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ रोम की हम बात करें तो सबसे पहले आता है पी रोम। इस पी रोम को हम कहते हैं प्रोम। पी रोम को कहा जाता है प्रोम। पी रोम को कहा जाता है प्रोम। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके ई पी रोम। ई पी रोम, ठीक है, ई पी रोम। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट टाइप आता है इसका ई पी रोम। ई पी या ई प्रोम भी लिख सकते हैं आप, ई प्रोम। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं ई प्रोम। चलिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई एक्चुअल में ये ई रोम, ई पी रोम, ये प्रोम, ये सब है क्या? ये एक तरीके से रोम के प्रकार तो हैं, लेकिन रोम में ऐसे प्रकारों को रखा क्यों गया है, मतलब क्या है इनका, है ना? तो चलिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि रोम कितने प्रकार की होती है। रोम होती है 3 प्रकार की, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। हम बात करें पी रोम की तो इसको कहते हैं प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए, तो प्रोग्रामेबल रीड या ओनली मेमोरी यानी कि इसके नाम से कुछ आइडिया आपको लग गया होगा कि भाई रोम मेमोरी हमारी कैसी है, जिसके अंदर प्रोग्राम स्टोर तो किए जा सकते हैं, लेकिन फिर बाद में उन प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी जो मेमोरी होती है वो हमारी कहलाती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और फिर बात करें ईपी रोम, तो ईपी रोम का मतलब होता है कि इसमें जो प्रोग्राम आपने स्टोर किए हैं उन प्रोग्राम को आप जो है अल्ट्रा वायलेट रेस के द्वारा, यानी अल्ट्रा वायलेट्स यानी पराबैंगनी किरणों के द्वारा जो है आप उन प्रोग्राम को इरेज कर सकते हो, उन प्रोग्राम को मिटा सकते हो। उन प्रोग्राम को मिटा तो सकते हैं और फिर मिटा सकते हैं और उसमें नया प्रोग्राम ऐड भी कर सकते हैं। इसके अंदर क्या था, जो ये आपकी पी रोम थी, ये पी रोम मेमोरी में एक बार अगर आपने कोई प्रोग्राम लिख दिया है तो उसके बाद में उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको वार्म मेमोरी भी कहते हैं। वार्म का मतलब होता है राइट वंस एंड रीड मनी, मतलब आपने प्रोग्राम लिखा एक बार है, आप उसका बार बार यूज़ कर सकते हो, पढ़ने में कर सकते हो, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हो। जबकि यहाँ पर ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल का मतलब है मिटाना, यानी कि यहाँ पर किसी भी चीज़ का
तरीके से आप लिखे गए प्रोग्राम को मिटा सकते हैं और उसमें एक नया प्रोग्राम आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इधर बात करें तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी यहाँ पर जो है विद्युत प्लस के द्वारा, इलेक्ट्रिक पल्स के द्वारा आप जो है इसके अंदर लिखे गए प्रोग्राम को मिटाते हैं और फिर उसके में नया प्रोग्राम आप फिर से नए प्रोग्राम डाल सकते हैं। जैसे अब इन तीनों को समझने का सबसे आसान तरीका ये है, मान लो एक ऐसी कैसेट जिसके अंदर आपने एक बार सॉन्ग भरवा लिए हैं, लेकिन अब उन सॉन्ग को आप हटा नहीं सकते। ठीक है, उन सॉन्ग को हटाकर आप नए सॉन्ग नहीं डलवा सकते, तो ऐसी मेमोरी तो है वो कहलाती है प्रोम। और एक ऐसी मेमोरी जिसमें आपने पुराने सॉन्ग को हटवा लिया, पुराने डाटा को आपने मिटा दिया और उसमें नए सॉन्ग ऐड करवा दिए, नया डाटा ऐड कर दिया, वो कहलाती है ईपी रोम। ठीक है, लाइक जैसे हमारी CD DVD हुई। ठीक है, फिर हम बात करते हैं EEP रोम, है ना। CD DVD तो वैसे सेकेंडरी मेमोरी है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं। फिर आता है इरेजल इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, पुराने डाटा को हटा सकते हो, नया डाटा डाल सकते हो। फिर इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर है कि जो ये EEP रोम है, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इसमें डाटा को अल्ट्रा वायलेट्स रेस के द्वारा हटाया जाता है, यानी पराबैंगनी किरणों का यूज़ किया जाता है इसमें प्रोग्राम को हटाने के लिए। और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक पल्स यानी विद्युत पल्स के द्वारा जो है किसी प्रोग्राम को हटाया जाता है। ठीक है, तो तीनों में अंतर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले तीनों की फुल फॉर्म लिख लेते हैं। यहाँ लिखिए इसकी फुल फॉर्म, इरेजेबल प्रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले कि रोम जो है वो 3 प्रकार की होती है। प्रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम, EP रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, EEP रोम यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, चलिए फिर इसमें लिखेंगे कि इस प्रकार की मेमोरी में एक बार प्रोग्राम को संग्रहित करने के बाद मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऐसी मेमोरी जो है वो हमारी कहलाती है प्रोम मेमोरी। फिर हम इधर लिखेंगे कि इस प्रकार की मेमोरी में प्रोग्राम को लिखने के बाद पराबैंगनी किरणों से हटाकर दोबारा लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। तो इस प्रकार की मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम को विद्युत पल्स यानी इलेक्ट्रिकल पल्स विद्युत पल्स की सहायता से हटाकर पुनः लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों जो है हमने रोम के टाइप्स देख लिए हैं। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर हम बढ़ते हैं हमारी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस की ओर। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पर जो है हमारी प्राइमरी मेमोरी वाला
जो पॉइंट था वो कंप्लीट हुआ। अब जो हम है नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, द्वितीयक मेमोरी क्या होती है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है वो हम देख लेते हैं एक बार। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप लगाएं सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी। चलिए अब सबसे पहले ये चीज़ है कि हमें सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता क्यों होती है। हमारी जो ये रैम और रोम मेमोरी होती है इसमें कुछ मात्रा तक जो एक लिमिट होती है इनकी कि भाई इतने जीबी तक या इतने एमबी तक ही ये डाटा को स्टोर कर सकती है। तो फिर इसके बाद जो अतिरिक्त डाटा है वो हम कैसे कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो CPU को जो वर्तमान डाटा चाहिए होता है तब तक के लिए तो काम करती है, लेकिन ऐसा डाटा जो CPU को अभी वर्तमान में ज़रूरत नहीं है लेकिन बाद में इसको ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस डाटा को सुरक्षित रखने के लिए हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। यानी एक्स्ट्रा डाटा को भविष्य के लिए स्टोर करके रखने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, उसे हम कहते हैं द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये कि हम ऐसे कह सकते हैं कि अतिरिक्त रैम और रोम के अलावा अतिरिक्त डाटा को सेव करने के लिए हमें जिस मेमोरी का उपयोग हमने किया है वो कहलाती है द्वितीयक मेमोरी, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडली कि भाई ये हेल्प कर रही है आपके लिए सहायक हो रही है, अतिरिक्त डाटा को अपने पास सुरक्षित रखने के लिए सहायक हो रही है, ये प्राइमरी मेमोरी की हेल्प करती है। जब CPU को सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में जो हमने डाटा सेव किया है, लाइक समझ लीजिए कि पेन ड्राइव में हमारा जो डाटा सेव है, पेन ड्राइव में उस डाटा को ये सेकेंडरी मेमोरी से डाटा को कहाँ भेजा जाता है, प्राइमरी मेमोरी के पास में। तो प्राइमरी मेमोरी के लिए एक तरीके से ये सहायता करती है कि भाई एक्स्ट्रा डाटा जो है वो भी है ना हमारी प्राइमरी मेमोरी में आ सके, ठीक है, और काम कर सके कंप्यूटर के अंदर। तो इस कारण से इस सेकेंडरी मेमोरी को सहायक मेमोरी यानी ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। क्लियर हुई ये बात। तो सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी भी कहेंगे, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को हम सहायक मेमोरी भी कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे, चलिए तो लिखिए इसके लिए कि सेकेंडरी मेमोरी के लिए लिखिए आप कंप्यूटर में वर्तमान डाटा जिसका उपयोग CPU को भविष्य के लिए करना है, CPU को भविष्य के लिए करना है, अर्थात ऐसा डाटा जिसका उपयोग CPU वर्तमान में नहीं कर रहा है, उस डाटा को सुरक्षित या स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना कि जो प्राइमरी मेमोरी थी उसकी स्पीड जो है सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि वो कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट है और CPU को जब जैसे डाटा चाहिए वैसे तुरंत वो प्राइमरी मेमोरी डाटा का CPU को पहुँचा देती है प्रोसेस करने के लिए। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस जितनी भी होती है उनसे पहले डाटा कहाँ जाता है, प्राइमरी मेमोरी के पास, फिर प्राइमरी मेमोरी उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए किसके पास भेजती है, CPU के पास। तो वहाँ थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी की जो है गति वो क्या होती है, धीमी होती है। तो यहाँ नेक्स्ट टाइम हम लिखेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी पहले हम सबसे पहले एक ये लाइन लिख लेते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को सहायक यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी, सहायक यानी ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं।
सहायक मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लिखेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी की गति प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। ठीक है, चलिए तो ये जो है हमने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में ये जो है कि सेकेंडरी मेमोरी के मेन पॉइंट लिख लिए। फिर साथ में हम एक पॉइंट और लिखेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग हम अतिरिक्त डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। इस मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर में अतिरिक्त डाटा यानी एक्स्ट्रा, ठीक है, अतिरिक्त डाटा यानी एक्स्ट्रा डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है हमने सेकेंडरी मेमोरी क्या है, उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, वो हमने देख लिया और उसके मेन पॉइंट्स को हमने देख लिया। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स पे। चलिए आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमने स्टार्ट किया था सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए था। अब उससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है जो हम देख लेते हैं कि भाई जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम बाहरी मेमोरी यानी एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। इसको बाहरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहले से कंप्यूटर में इनबिल्ड नहीं आती है, कंप्यूटर के निर्माण के समय इनको नहीं लगाया जाता है। इनको जो है हम कंप्यूटर में बाहर से अटैच करते हैं, जैसे पेन ड्राइव को आप बाहर से अटैच करते हो, जैसे CD DVD को आप CPU वाले बॉक्स में अलग से लगाते हो। तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसको हम बाहर से अटैच करते हैं, बाद में अटैच करते हैं, इस कारण से इसको बाहरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। फिर उसके बाद में जो हमारी ये सेकेंडरी मेमोरी होती है वो एक प्रकार से हमारी परमानेंट स्टोरेज मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वो फाइनली परमानेंट होता है। उसको किसी भी मतलब वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है, चाहे आप विद्युत सप्लाई बंद हो जाए, आप कंप्यूटर में अगर पेन ड्राइव को लगा कर कुछ काम कर रहे हैं तो अगर लाइट चली भी जाएगी तब भी पेन ड्राइव में आपका डाटा जो है वो सेव रहेगा। तो इस कारण से इसको परमानेंट स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि अपरिवर्तनशील मेमोरी है। यानी कि कंप्यूटर चलाते चलाते अगर कंप्यूटर बंद हो जाए तो भी आपका डाटा जो है वो नष्ट नहीं होता, इस कारण से इसको अपरिवर्तनशील यानी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी के लिए आपको याद रखना है कि इसको बाहरी मेमोरी कहते हैं यानी एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, इसको परमानेंट स्टोरेज मेमोरी कहते हैं, इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, इसको सहायक मेमोरी यानी ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, सहायक मेमोरी यानी ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपके सेकेंडरी मेमोरी के मेन पॉइंट्स का जो है वो कंप्लीट हुआ। फिर हम बात करते हैं, अब स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी हमने पहले भी हमारी पिछली क्लास में देख लिया है, एक बार इनको देख लेते हैं और फिर बारी बारी से एक एक को करके पढ़ते हैं डिटेल से। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी की हम बात करें तो जैसे कि लाइक होती है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप मेमोरी जो है वो एक प्रकार की हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। फिर बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी जो है वो भी हमारी सेकेंडरी प्रकार की मेमोरी है। ऑप्टिकल डिस्क जो होती है, ऑप्टिकल डिस्क वाली सारी मेमोरी डिवाइस भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस या जिसे हम कहते हैं फ्लैश मेमोरी डिवाइस, है ना। तो मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस या फ्लैश मेमोरी डिवाइस, तो 4 प्रकार से जो है हमने सेकेंडरी डिवाइस को 4 भागों में बांट रखा है। अब मैग्नेटिक टेप मेमोरी क्या क्या हो सकती है, मैग्नेटिकल डिस्क मेमोरी क्या क्या हो सकती है, उन सबको हम देखते हैं एक एक करके पूरा डिटेल से। ठीक है, तो आप इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक टेप मेमोरी क्या होती है। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि मैग्नेटिक टेप मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी का पहला टाइप हम स्टार्ट करते हैं कि मैग्नेटिक टेप मेमोरी हम किसे कहते हैं। चलिए तो सबसे पहले हमारी आती है मैग्नेटिक टेप मेमोरी।
मैग्नेटिक टेप मेमोरी, मैग्नेटिक टेप मेमोरी। अच्छा, तो मैग्नेटिक टेप के नाम से तो पहले तो आपको याद करना है कि टेप जो हम पुराने टाइप में चलाते थे, अब तो हम टेप नहीं चलाते हैं। टेप आपने देखे होंगे ना, जिसके अंदर हम कैसेट लगाते थे, है ना, एक छोटी सी कैसेट होती थी इस प्रकार की, जिसके अंदर रील बनी हुई है ना, रील होती थी, इसके अंदर रील लगी हुई होती थी इसके ऊपर, ठीक है, और ये रील चलती रहती थी तो गाने चलते रहते थे। तो वो जो पुराने टेप होते थे, उन टेप में लगने वाली कैसेट है ना, ठीक है, तो इसी कारण से इसको कहते हैं मैग्नेटिक टेप मेमोरी, ठीक है। मैग्नेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो रील होती थी, है ना, इस कैसेट के अंदर जो ये रील बनी हुई है, इस रील पर चुंबकीय पदार्थ, है ना, चुंबकीय ऑक्साइड पदार्थ लगा होता था। तो चुंबकीय पदार्थ लगा होने के कारण इसको मैग्नेटिक टेप मेमोरी कहते हैं। तो पुराने कैसेट जो है वो पुराने कैसेट में भी जो ये गाने स्टोर करते थे आप, तो मतलब एक तरीके से आप डाटा स्टोर कर रहे हो, तो जो पुराने कैसेट जो है वो सेकेंडरी मेमोरी का ही उदाहरण है। और सेकेंडरी मेमोरी में इस कैसेट वाले को हम किसका एग्जांपल मानेंगे? मैग्नेटिक टेप मेमोरी का, ठीक है। तो मैग्नेटिक टेप मेमोरी आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस मैग्नेटिक टेप मेमोरी के लिए कि इस प्रकार की मेमोरी, चलिए ये रेड मार्कर आज मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, सही ढंग से नहीं चल रहा है, कोई नहीं, हम नेक्स्ट दूसरा यूज़ करते हैं। अब ये भी नहीं चल रहा है, शायद इनको आज चलना ही नहीं है, इनकी इच्छा नहीं है आज चलने की, कोई बात नहीं, हम ब्लैक को यूज़ करेंगे जो हमें सपोर्ट कर रहा है, जो हमारे लिए सहायक मेमोरी है उसी का हम यूज़ करेंगे। चलिए, तो इस प्रकार की मेमोरी लिखो, इस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग, इस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग टेप रिकॉर्डर, इस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग टेप रिकॉर्डर वाली कैसेट में किया जाता है, इस कैसेट में चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय ऑक्साइड के लेपन से बना एक फीता होता है। भाई ये जो रील थी इसको क्या कहते थे? फीता, है ना, एक फीता होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग टेप रिकॉर्डर वाली कैसेट में किया जा रहा था। इस कैसेट में चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय ऑक्साइड के लेपन से बना एक फीता होता है, ठीक है। तो इस फीते पे जो पूछा जा सकता है कि चुंबकीय टेप में उस फीते पे किसकी पॉलिश की जाती है, तो चुंबकीय ऑक्साइड पदार्थ कौन सा? चुंबकीय ऑक्साइड का लेपन किया जाता है, चुंबकीय ऑक्साइड की इस पर क्या की जाती है? कोटिंग की जाती है, ठीक है। चलिए, तो एक फीता होता है और वही जो है वही हमारा क्या कहलाता है? मैग्नेटिक टेप कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो इसको आप, हाँ नेक्स्ट, एक सेकेंड, चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई मैग्नेटिक टेप क्या होती है। तो मैग्नेटिक टेप जो है हमारे पुराने कैसेट्स को ले लो, इस पुराने कैसेट्स में जो ये रील होती थी, ये रील जो है प्लास्टिक की बनी होती थी, और इस प्लास्टिक की बनी रील पे जो है चुंबकीय पदार्थ कौन सा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि उस चुंबकीय पदार्थ कौन सा, तो चुंबकीय ऑक्साइड पदार्थ का इस रील पे जो कि प्लास्टिक की बनी होती थी, इस पे चुंबकीय ऑक्साइड पदार्थ की क्या होती थी? पॉलिश होती थी, ठीक है। इसी कारण से इसको क्या कहते थे? मैग्नेटिक टेप, ठीक है। अब इसमें, इस कैसेट में जो आप डाटा स्टोर करते थे, भाई आप क्या करवाते थे? इसके अंदर गाने ही तो भरवाते थे, सॉन्ग ही तो आप स्टोर करवाते थे। तो जो डाटा इसमें स्टोर होता था वो डाटा एक्सेस कैसे होता था? तो वो डाटा सिक्वेंशियल एक्सेस होता था, यानी क्रमबद्ध डाटा एक्सेस होता था। सब देखिए कि आपको क्या करना पड़ता था, जब इस कैसेट को लगाकर आप कोई सॉन्ग सुनते थे, तो अगर आपको मान लो दूसरे नंबर का सॉन्ग सुनना था, तो आप डायरेक्ट दूसरे नंबर के सॉन्ग पे नहीं जा सकते थे। आपको क्या करना पड़ता था? पहला सॉन्ग जो है उसको फॉरवर्ड करना पड़ता था या रिवॉर्ड करना पड़ता था, ठीक है। अगर पिछला सुनना है तो फॉरवर्ड करना पड़ेगा, यानी आगे से आगे चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तब जाके आप दूसरे वाले पे पहुंचोगे, फिर दूसरे वाले को फॉरवर्ड करके फिर आप तीसरे वाले पे पहुंचोगे। तो इस तरीके से जो है हम इसमें गाने को क्या करते थे? आगे निकाल के फिर ही हम जो हमारा पसंदीदा गाना होता था वो सुन पाते थे। डायरेक्ट हम हमारे पसंदीदा सॉन्ग को नहीं स्टार्ट कर सकते थे। तो यहाँ पर इस मैग्नेटिक टेप में जो डाटा स्टोर होता था उसको सिक्वेंशियल रूप से पढ़ा जाता था, क्रमबद्ध रूप से पढ़ा जाता था। तो यहाँ लिखेंगे कि इसमें स्टोर डाटा को
स्टोर डाटा को क्रमबद्ध रूप से यानी सिक्वेंशियल, है ना, लिख सकते हैं आप सिक्वेंशियल क्रमबद्ध रूप से, सिक्वेंशियल रूप से एक्सेस किया जाता था, एक्सेस किया जाता है। ठीक है, डाटा को क्रमबद्ध रूप से यानी सिक्वेंशियल रूप से एक्सेस किया जाता है। इसमें डाटा एक्सेस टाइम को बाइट पर सेकंड में मापा जाता है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि जो मैग्नेटिक टेप मेमोरी होती है, उस मैग्नेटिक टेप मेमोरी में डाटा एक्सेस को किस में मापा जाता है? तो बीपीएस में मापा जाता है। बीपीएस का मतलब है बाइट पर सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए, अब इसमें आप ये लिखिए कि इसमें बाइनरी डाटा को ऐसे लिखिए, इस मेमोरी में बाइनरी डाटा को स्टोर किया जाता था। बाइनरी डाटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपकी मैग्नेटिक टेप मेमोरी कंप्लीट हुई। तो मैग्नेटिक टेप मेमोरी कौन सी? जो हम पुराने टेप रिकॉर्डर यूज़ करते थे, उसमें चलने वाली कैसेट जो है मैग्नेटिक टेप मेमोरी होती थी। इसमें ये रील जो है ये प्लास्टिक की बना एक फीता होता था। इस प्लास्टिक के बने फीते पर चुंबकीय ऑक्साइड का लेपन किया जाता था, उसकी पॉलिश की जाती थी। इस पे जो डाटा है वो क्रमबद्ध रूप से पढ़ा जाता है, यानी सिक्वेंशियल रूप से हम उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें डाटा एक्सेस टाइम बाइट पर सेकेंड होता है, यानी बीपीएस में मापा जाता है। इसमें डाटा एक्सेस टाइम बाइट पर सेकेंड में, याद लिख लीजिए, बाइट पर सेकेंड में मापा जाता है। ठीक है, और इसमें जो डाटा है बाइनरी डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। तो इस तरीके से हमने जो है सेकेंडरी मेमोरी का टाइप 1 यानी मैग्नेटिक टेप मेमोरी देख लिया है। आज के टाइम में तो हम जो है इस मैग्नेटिक टेप मेमोरी का उपयोग बहुत ही कम कर रहे हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे जो है कि हमारी इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइसेस आ गई है, जैसे कि लाइक पेन ड्राइव हो गया आपका, है ना, जैसे कि आपकी मेमोरी कार्ड्स वगैरह हो गए, जब से वो स्टार्ट हो गए हैं उसके बाद से हमने जो है मैग्नेटिक टेप मेमोरी को यूज़ ही बहुत कम कर दिया है। तो चलिए, आज की क्लास में हमने जो हमारी पिछली क्लास की प्राइमरी मेमोरी से स्टार्ट था, वहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया। रोम मेमोरी के बारे में पढ़ा, रोम मेमोरी क्या है, क्यों उसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, और उसको मतलब उसके टाइप्स क्या क्या हैं। और टाइप्स के बाद में हमने देखा कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें सेकेंडरी मेमोरी की। देन हमने सेकेंडरी मेमोरी के टाइप से स्टार्ट किए, और सेकेंडरी मेमोरी के पहले टाइप यानी मैग्नेटिक टेप को हमने आज कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आज का जो मैंने कंटेंट आपको पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से और सरल तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत करते रहिए। नेक्स्ट मिलेंगे हम, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेकेंडरी मेमोरी के सेकेंड टाइप के साथ में मिलेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को पढ़िएगा, इसको रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, रिवीजन इज़ अ मस्ट, क्योंकि जितनी बार आप अभ्यास करेंगे आपकी तैयारी उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। तो रिवीजन करते ज़रूर रहिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियोज़ वाकई में बहुत हेल्पफुल हो रही है और आपको लगता है कि मैं इससे भी ज़्यादा बेटर आपके लिए कुछ कर सकूं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लोगों तक इसको अधिक से अधिक पहुंचाएं, यानी कि इसको शेयर ज़रूर कीजिए। तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए कुछ और भी करूँगी। और साथ ही मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ और देना चाहती हूँ कि जो है आगे आगामी कुछ समय के अंदर हम जो है हम ऐप भी लाने की सोच रहे हैं हमारे इस चैनल पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है और आप मेरी क्लासेस, मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपको वाकई में सपोर्ट कर रहा है, तो आप मेरे जो व्हाट्सअप ग्रुप लिंक है उस पर ज़रूर जुड़ जाइए। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स की मैं ऐसे स्टूडेंट्स को देखना चाहती हूँ कि जो वाकई में सिंसियरिटी अपनी पढ़ाई को महत्व देते हैं और सिंसियर होकर मेरी क्लास को भी देख रहे हैं। जो स्टूडेंट सिंसियरली मेरी क्लास को देख रहे हैं उनके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चा हमारी क्लास को डेली उस टाइम से देखेगा, तो हम उसके लिए नोट्स की पीडीएफ भी अवेलेबल करवाएंगे, वो भी निःशुल्क। और आगामी कुछ समय में हम लोग एक ऐप भी लेके आएंगे जहाँ पर हमारी टेस्ट सीरीज़ भी होगी, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर टेस्ट सीरीज़ भी होगी, और साथ ही साथ में फुल कोर्स भी होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है हमारी ये चैनल है उस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा आपको। आप ज़रूर जुड़िएगा और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी इसके साथ में जोड़िएगा। थैंक यू। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।